ओम्स लॉ, एक होता है आपका फील्ड थ्योरी, और एक होता है आपका नेटवर्क थ्योरी। एक आपका फील्ड थ्योरी और एक आपका नेटवर्क थ्योरी। तो ये जो फील्ड थ्योरी है ना, इसमें अगर अपन बात करें ओम्स लॉ की, तो क्या होता है कि जो J होता है दैट इज करंट डेंसिटी, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। J is directly proportional to what? Electric field. What is J? J is current density. E is what? Electric field intensity. ठीक है ना? तो J is directly proportional to E. और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाते हैं तो बेसिकली क्या आ जाता है? J is equal to sigma E. J is equal to सिग्मा E. ठीक है? तो अब यहां पे J क्या है, एक बार फिर से बताओ। J क्या है? करंट डेंसिटी, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले अपन इसको नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज व्हाट? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब अगर इंडिविजुअल फॉर्मूला के देखें तो J इक्वल टू क्या होना चाहिए? I अपॉन A। J इक्वल टू व्हाट? I अपॉन A, करंट डेंसिटी। ठीक है? तो अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, देन बोलो तो क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और अगर यहां पे ध्यान दो, दूसरा जो टर्म है दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E. तो व्हाट इज E? एनीवन? E इक्वल टू व्हाट? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। वोल्ट पर यूनिट, मतलब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। ठीक है? क्योंकि J लेवल पे बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखोगे। तो करंट डेंसिटी J, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है? याद रखो। अब अगर हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करें, इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो बेसिकली क्या होने वाला है? देखो जरा, J की जगह अपन क्या रख सकते हैं? बोलो I अपॉन A। बोलो हाँ या ना? J की जगह अपन क्या रख सकते हैं? I अपॉन A। उसके बाद सिग्मा। अच्छा, व्हाट अबाउट सिग्मा? एनीवन? व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ठीक है? सिग्मा इज व्हाट? कंडक्टिविटी। तो सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ओके? तो अब यहां पे एक बात और देखो, चलो J का वैल्यू लिख लिया आपने I अपॉन A, सिग्मा ही रहने दिया कंडक्टिविटी। व्हाट अबाउट E? E इक्वल टू व्हाट? V बाई L। ठीक है ना? ओके? अब यहां से एक बात देखो, आप अगर आप ध्यान दो तो I इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा। अब यहां पे अगर आपको आइडिया हो तो देयर इज अ टर्म नोन एज रेजिस्टिविटी विच इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो क्या मैं इस कंडक्टिविटी की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन रो। ठीक है?
कंडक्टिविटी की जगह 1 अपॉन रो लिख सकता हूं, तो I अपॉन A और दैट इज व्हाट V बाई L, V बाई L। अब इसके बाद देखो जरा, यहां पे अगर आप इनको इधर लेके चले आओ, दैट इज व्हाट रो L A इंटू I इज इक्वल टू V, यस नो, ठीक है। देखो रो भी इधर ले आए, L भी इधर ले आए, A पहले से था I, या फिर इसको इंटरचेंज कर दें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A इंटू I। कुछ दिखा क्या आ रहा है? तो ये जो रो L अपॉन A है, ये कहीं ना कहीं ये किस पे डिपेंड करता है, उस कंडक्टर के मटेरियल पे, उस कंडक्टर के लेंथ पे, उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। कहने का मतलब अगर हमने मटेरियल फिक्स कर दिया, अगर हमने मटेरियल फिक्स कर दिया तो कहीं ना कहीं मुझे ए वाली क्वांटिटी क्या होगी, फिक्स नजर आएगी, यस या नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तो इस पूरे टर्म को, इस कांस्टेंट टर्म को हमने एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक से रिप्रेजेंट किया, जिसको हमने क्या बोल दिया, आर। तो V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज अगेन व्हाट, ओम्स लॉ। क्या इसमें और ए बी ओम्स लॉ है, ए बी ओम्स लॉ है, ठीक है ना, ए बी ओम्स लॉ है और ए बी ओम्स लॉ है। तो अब अगर आप ध्यान दो, याद रखना, दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फॉर व्हाट, नेटवर्क थ्योरी या फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फील्ड थ्योरी, मतलब दिस ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर एनी फ्रीक्वेंसी, वैलिड फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, वैलिड फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। कोई भी फ्रीक्वेंसी हो ये वैलिड है। आ रही बात समझ में क्या, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो वैलिड है, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली देखा जाए तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में, दिस इज वैलिड ओनली फॉर लो फ्रीक्वेंसी, पावर फ्रीक्वेंसी। खैर, अब यहां पे अगर अभी तक देखा जाए तो आप यही बोलोगे सर इसमें और इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, लेकिन तो सिर्फ आपने क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें और इसमें डिफरेंस तब आता है जब ए आर की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाती है, चेंज। आर की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। अब आर की वैल्यू चेंज होगी किसकी वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। इसका मतलब जो ए ओम्स लॉ था दैट इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर, बट दिस स्टेटमेंट, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली एट व्हाट, कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आया क्या, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी हुआ तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस वेरी होगा, और रेजिस्टेंस वेरी हुआ तो ए एक्सप्रेशन बेसिकली आपका मतलब लीनियर नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है V इक्वल टू आई आर, दैट इज अगेन व्हाट, ओम्स लॉ, दैट इज अगेन व्हाट, ओम्स लॉ, बट दिस ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ गया, दिस ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर काइंड ऑफ, अपन यहां पे यूज करेंगे नेटवर्क थ्योरी में, ठीक है, मतलब फॉर लो फ्रीक्वेंसी, फॉर लो फ्रीक्वेंसी, और इसके अलावा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट दिस इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है क्या, दिस इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पे स्पेशली थोड़ा सा यूनिट के बारे में, अभी अपन इस पे स्पेशली फोकस करेंगे आर पे, बट उसके पहले थोड़ा सा फॉर्मूले पे बात हो जाए। यहां पे एक एक टर्म की बात करते हैं, उसके यूनिट की बात करेंगे।
ठीक है ना। जैसे करंट डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो दैट इज व्हाट, रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो दैट इज व्हाट, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाता है, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो क्या हो जाता है, ओम। या फिर इसके अलावा कोई और यूनिट हो सकता है क्या, बोलो। इसके अलावा कोई और यूनिट कैसे, मतलब ऐसे रैंडम सोचने लगते हो क्या? फॉर्मूला देखा करो ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर, यस या नो? अरे देखा नहीं है क्या कभी? क्या है ये, समझ में आया? ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए रो एल अपॉन ए, दैट इज व्हाट, ओम। एंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, दैट इज लाइक दिस। ठीक है ना, तो वोल्ट पर एम्पियर। अरे बात समझ में क्या? ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पे एक टर्म पे और बात करें क्या, दैट इज सपोज रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से देखें तो दैट इज व्हाट, आर ए अपॉन एल। देखो मैं कुछ भी रटने को नहीं बोल रहा हूं, जो बेसिक फॉर्मूले हमें पता है उसी से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि रटोगे ऑब्वियस सी बात है, आधी चीजें याद रहेंगी, आधी चीजें नहीं याद रहेंगी। डन। तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, सही है ना, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। डन, ओके। अब यहां से मुझे मान लीजिए यूनिट पूछ रहा है कोई, क्योंकि अगर मैं आपसे सडनली कोई भी रजिस्टिविटी का पूछेगा ना तो लाइक कि आप थोड़ी देर के लिए आप या तो फिर ऐसे फिर गेस करना स्टार्ट कर दोगे, तो वो करना ही नहीं है। एक्यूरेसी अगर चाहिए तो गेस करना ही नहीं है। देखो आर की यूनिट क्या होती है, दैट इज व्हाट, ओम। ठीक है, इसका क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो सिंपली क्या हो गया, ओम मीटर। बोलो हाँ या ना, ओम मीटर। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लाइक कैसे हो जाता है, ओम मीटर टू आर रो। अब यहीं पे आपसे कई बार किसका क्वेश्चन पूछ लेगा, कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी इज व्हाट, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज व्हाट, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। इसका मतलब जो इसका यूनिट होगा वो बेसिकली क्या होने वाला है, ध्यान से देखो क्या होने वाला है। तो जस्ट इसका उल्टा, लाइक दैट इज व्हाट, 1 अपॉन ओम मीटर। बोलो हाँ या ना, 1 अपॉन ओम मीटर। समझ में आया क्या, 1 अपॉन ओम मीटर। बट अब यहां पे एक चीज और ध्यान दो, एक और फॉर्मूला होता है, एक यूनिट होता है एडमिटेंस। जैसे देखो अगर आपसे कोई रेजिस्टेंस का यूनिट पूछेगा तो आप बेसिकली क्या बोलने वाले हो, ओम्स। बट अगर कोई आपसे एडमिटेंस का पूछ रहा है तो बेसिकली क्या बोलने वाले हो, सीमेंस। यही होता है, ठीक है ना, दैट इज सीमेंस। ठीक है, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, बेसिकली दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ। चलो अभी एडमिटेंस की बात नहीं करते, अभी आप ऐसे समझ लो कि दैट इज व्हाट, बेसिकली दैट इज कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस। ठीक है ना, एडमिटेंस, इंपिडेंस वो सारी चीजें बाद में लाते हैं, अभी सिंपल रखते हैं।
तो व्हाट इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। देखो ये सारी चीजें मैं इसलिए एक साथ बता रहा हूं ना कि क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, ये सारी बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं। इंडिविजुअली देखोगे तो बहुत आसान लगते हैं, बट यही जब आपसे एक साथ पूछा जाने लगता है तो गलतियां जरूर करके आ जाते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप क्या बोलने वाले हो, ओम। दैट इज व्हाट, दैट इज दिस वन। बट अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो दैट इज व्हाट, सीमेंस, या फिर 1 अपॉन ओम, यस या नो। या फिर कई बार आपको ऐसे देखने को मिल जाता है ओम का इनवर्स। क्लियर है क्या, मतलब कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, याद रखना। क्या, ओम का इनवर्स, आ रही बात समझ में क्या, ओम का इनवर्स 1 अपॉन ओम या ओम का इनवर्स, तो 1 अपॉन ओम को ही क्या बोलते हैं अपन, सीमेंस। क्लियर, ओके। मतलब जहां भी ओम है अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सीमेंस, या फिर जहां भी सीमेंस है वहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओम्स। समझ में आ रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे अगर कंडक्टिविटी की एक और यूनिट की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, बोलो हाँ या ना। 1 अपॉन ओम इज व्हाट, बोलो 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओम ना, यस नो। तो जहां भी सीमेंस है वहां देखो, एक बार सोच के देखो कि अभी आप सब कुछ सामने तब इतना कंफ्यूज हो रहे हो, जब आपके सामने कुछ नहीं रहेगा तब कितना कंफ्यूजन होने वाला है। आ रही बात समझ में, जब सब कुछ सामने है तब आप कंफ्यूज हो रहे हो, जब आपके सामने नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूज होगे, ठीक है। इसलिए इस चीजों को अच्छे से समझ लो, क्लियर कर लो। तो सीमेंस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज सीमेंस इज ए यूनिट ऑफ, जल्दी बोलो, कंडक्टेंस। सीमेंस इज ए यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, बोलो, तो 1 अपॉन ओम मीटर या फिर सीमेंस पर मीटर, बोलो हाँ या ना। समझ में आया, सीमेंस पर मीटर या फिर और बोलो यार, 1 अपॉन ओम मीटर, 1 अपॉन ओम मीटर, ठीक है क्या, 1 अपॉन ओम मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि बताओ मीटर पर सीमेंस किसका यूनिट है, मीटर पर सीमेंस किसका यूनिट है, बोलो किसका यूनिट है, रेजिस्टिविटी का। समझ में आया, देखो ना, 1 अपॉन मतलब ओम को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सीमेंस, तो लाइक 1 अपॉन सीमेंस, और ये बेसिकली क्या रह जाएगा, मीटर। तो फाइनली ये जो क्या हो जाएगा, मीटर पर सीमेंस। समझ में आया क्या, सीमेंस पर मीटर किसका है, सीमेंस पर मीटर किसका है, कंडक्टिविटी का, बट मीटर पर सीमेंस, सीमेंस पर मीटर कंडक्टिविटी का, और मीटर पर सीमेंस आपका रेजिस्टिविटी का। समझ में आया क्या, ठीक है। तो यहां पे हम एक यूनिट और लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, लिख सकते हैं ना यार, अगर इसका यूनिट ओम है तो ओम का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, सीमेंस। तो हम ओम के रेसिप्रोकल को सीमेंस लिख सकते हैं, तो लाइक ओम हो गया, या फिर लाइक 1 अपॉन सीमेंस हो गया, या फिर और क्या हो सकता है, सिंबल में बात करें तो क्या हो जाएगा, एनीवन, 1 अपॉन दिस। तुम्हें रियलाइज हो रहा है, कम से कम इसमें 25 से 30 क्वेश्चन है, यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन अलग अलग हैं यहाँ पे आपके सामने। आ रही बात समझ में, देखो ना, 5 तो यही हो गए, 5-6 तो यही हो गए, तो वो तो एक ही पूछेगा ना, बट वही है कि आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप वहां पे वो कर पाओगे, नहीं तो फिर हमें इन सब कॉन्सेप्ट के साथ लगता क्या है कि हमें आता है, बट एक्चुअली नहीं आता।
ठीक है ना, वहां पे फिर गलती करके आ जाते हैं हम। तो उन सारी चीजों को, ये सारी चीजें ऐसे नहीं आएंगी, मैंने लिखवा दिया, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। आपके सामने कुछ रटने को तो बोल ही नहीं रहा मैं, जो भी आ रहा है आपके सामने डेराइव करके आ रहा है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो ना, ठीक है। इसमें कोई गलती है, लाइक ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या क्या है, एक तो ओम, एक तो वोल्ट एम्पियर, या फिर क्या 1 सीमेंस, या फिर क्या हो जाएगा 1 सीमेंस। इसी को और कैसे लिख देते हैं, सीमेंस का इनवर्स। ऑप्शन में ऐसे ही आएगा, ए ऑप्शन में ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे समझो कि अभी जैसे अभी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बाद में पता है क्या करोगे आप, आपको लगेगा कि मीटर पर सीमेंस इसका है कंडक्टेंस का, बट एक्चुअली जब मीटर सीमेंस या सीमेंस पर मीटर आए तो इसका मतलब पहले तो ये समझ जाना कि इसका मतलब या तो रेजिस्टिविटी का होगा या तो कंडक्टिविटी का होगा, और जब सीमेंस आए या फिर रेसिप्रोकल ऑफ सीमेंस आए तो समझ जाना कि या तो रेजिस्टेंस का होगा या तो फिर इसका कंडक्टेंस का होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जब तक मीटर ना लगाए तब तक या तो रेजिस्टेंस या तो कंडक्टेंस, बट अगर मीटर लगा दे चाहे ऊपर चाहे नीचे, तब आप किसके बारे में सोचोगे, या तो रेजिस्टिविटी या तो कंडक्टिविटी। समझ में आया क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को सोच सकते हो। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे देखो जो जो यहां पे यूनिट रेजिस्टेंस का है वो सारे यूनिट हो जाएंगे किसके लिए, इंपीडेंस के लिए। समझो जरा, अभी अब देखो ना 5 क्वेश्चन ये थे, अभी 5 क्वेश्चन ये भी तो हो गए ना, कि जो जो रेजिस्टेंस का है वो सारे किसके हैं, इंपीडेंस के। समझ में आई बात। जो जो यहां पे कंडक्टेंस का है वो सारे किसके हो जाएंगे, एडमिटेंस के। जो जो कंडक्टेंस के हैं वो सारे किसके हो जाएंगे, एडमिटेंस के। एज वेल एज एडमिटेंस के भी वही यूनिट होगा, और इसके अलावा किसका, ससेप्टेंस का भी वही होगा, ठीक है। और किसका, लाइक कि कंडक्टेंस का भी वही होगा, ठीक है ना। इंपीडेंस का वही होगा, इसके अलावा रिएक्टेंस का वही होगा, और रेजिस्टेंस का भी वही होगा। अभी के लिए आप इसे मार कर दो, क्योंकि मैं इस चीज को एसी सर्किट एनालिसिस में इसको बहुत अच्छे से ओपन करूंगा इन सारी चीजों को। बट ऑब्वियस सी बात है, ताकि बाद में जब आप कभी रिवाइज करो तो आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि दैट इज व्हाट, जल्दी बोलो बोलो, एडमिटेंस। दिस इज व्हाट, ससेप्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज नोन एज ससेप्टेंस। जिसको नहीं आइडिया हो व्हाट इज जेड, तो 1/y इज जेड, ठीक है ना। और व्हाट इज बी, तो बी इज व्हाट। अच्छा एक बात और, अभी यहां पे ये मैं डायरेक्टली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बट जब न्यूमेरिकल लगाते हैं ना वहां पे अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है कि व्हाट इज एक्स, तो व्हाट इज बी, तो बी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एडमिटेंस। बी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एडमिटेंस, ना कि रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, बट वो न्यूमेरिकल के टाइम पे बताऊंगा। अभी के लिए आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना दिमाग में रखो कि जब सर्किट प्योर रिएक्टेंस हो तो उस टाइम पे x इक्वल टू, उस टाइम पे b इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1/x, एंड g इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1/r, एंड y इक्वल टू व्हाट, 1/z। समझ में आ गया। याद रखना यहां पे एक छोटी सी बात याद रखना कि इसकी लिमिटेशन है, ये हमेशा नहीं होता है। ये तभी होता है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब सर्किट या तो प्योर रिएक्टिव होगा या तो प्योर कंडक्टिव होगा, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सारी चीजें ऐसे एनालिसिस में अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस अभी के लिए आप ये समझो कि मतलब जो सिंपलेस्ट डिफिनीशन हो सकता था y, b और g का, वो मैंने आपको बताया है, सिंपलेस्ट डिफिनीशन, ठीक है। तो जो यूनिट y का होगा वही b का होगा, वही g का होगा। फिर से बोलो, दिस इज व्हाट एडमिटेंस, दिस इज व्हाट ससेप्टेंस, दिस इज व्हाट
conductance, this is what impedance, this is what reactance, it may be capacitive reactance, it may be inductive reactance, and this is what resistance. तो जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट किसकी, जो यूनिट रेजिस्टेंस की होगी वही किसकी होगी, इम्पीडेंस की भी होगी, वही किसकी होगी, रिएक्टेंस की होगी। जो यूनिट कंडक्टेंस की होगी वही यूनिट बी की भी होगी, वही यूनिट वाई की भी होगी। समझ में आया क्या? ठीक है। तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है? एनीवन? कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है? रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो डिफरेंस है वही कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में है। तो बताओ कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? जो रजिस्टिविटी होता है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो सिर्फ मटेरियल के मतलब सिर्फ उस कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा। बट जो रेजिस्टेंस है वो उस कंडक्टर के मटेरियल के साथ साथ उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रही क्या? आ रही बात समझ में? मतलब अगर मैं 1 मीटर का वायर लेता हूं और एक 2 मीटर का वायर लेता हूं तो दोनों में रजिस्टिविटी क्या रहेगा? सेम, बट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिफर। दिस इज द डिफरेंस। समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या हुआ? क्या रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। बट क्या रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? हाँ। क्या रजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। बट क्या रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है? तो हाँ। समझ में आया क्या? ठीक है। इसी को बोलते हैं बेसिक्स। इसी ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, इसी को बोलते हैं बेसिक्स, और इसी को नॉर्मली हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो इन सारी बातों का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। खैर, अभी रेजिस्टेंस पे बात करते हैं एक बार फिर से इस पे। ठीक है। अब यहां पे ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं तो यहां पे एक लिख लेंगे क्या कि एलिमेंट, इफ एलिमेंट फॉलोज ओम्स लॉ, इफ एलिमेंट फॉलोज ओम्स लॉ, फॉलो मतलब ओबे, ठीक है ना, इट एलिमेंट फॉलोज ओम्स लॉ, दैट एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज ओमिक, दैट एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज ओमिक एंड लीनियर, दैट एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज ओमिक एंड लीनियर। ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? ये बोलो, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा? नॉन ओमिक्स एंड नॉन लीनियर। ठीक है ना, सिंपल। नॉन ओमिक एंड नॉन लीनियर कब? अगर वो किसको फॉलो नहीं कर रहा है? ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इतनी बात क्लियर है क्या हमें? ओके। तो ओम्स लॉ के बारे में हमारी थोड़ी सी बात हुई। तो ओम्स लॉ क्या है बताओ जल्दी। व्हाट इज ओम्स लॉ? J इज इक्वल टू सिग्मा E या फिर V इज इक्वल टू IR, दैट विच लॉ इज यूनिवर्सल लॉ? फर्स्ट या सेकेंड? विच वन इज यूनिवर्सल? यूनिवर्सल मतलब दैट इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर और एनी फ्रीक्वेंसी, दैट इज फर्स्ट वन। आ रही बात समझ में? जो फर्स्ट है दैट इज वैलिड फॉर एनी फ्रीक्वेंसी एनी टेम्परेचर। बट ये जो है सेकेंड वाला, यहां पे काफी क्या है? लिमिटेशंस हैं। क्या है? लिमिटेशंस हैं। इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। तो दिस इज व्हाट? ओम्स लॉ। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपसे बोलेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे कि बताओ इसमें से ओम्स लॉ कौन सा है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो V इक्वल टू IR तो तुम्हें नहीं देने वाले, ठीक है ना। तो क्या क्या दे सकते हैं ऑप्शन में? ध्यान से देखो। अगर आप ये देखो I इज इक्वल टू GB, क्या ये ओम्स लॉ है? I इज इक्वल टू GB, क्या ये ओम्स लॉ है? बोलो। और तुम्हें आदत पड़ी है V इक्वल टू IR देखने की, बट क्या ये ओम्स लॉ है?
है ना, क्योंकि 1 अपॉन ए आर को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन जी। यार क्या लिख सकते हैं, उससे उसका नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा, यस या नो। व्हाट इज आई, मतलब जब आप आर की जगह 1 अपॉन जी लिखोगे तो जी को इधर ले गए तो आई इक्वल टू वॉट जी इंटू भी। समझ में आ गया। तो दिस इज अगेन वॉट ओम्स लॉ। समझ में आ गया, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं कि E इज इक्वल टू रो जे, क्या ये ओम्स लॉ है, क्या ये ओम्स लॉ है। चलो इसको इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, क्या तो E इज इक्वल टू रो जे, E इज इक्वल टू रो जे, सही है क्या ये, दैट इज अगेन ओम्स लॉ। आ रही बात समझ में नहीं। तो देखो यहां पे ना, अच्छा उन्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या करना होता है, उन्हें कुछ नहीं, तुम्हारे साथ ऑप्शन में एक तो चलो ए इक्वल टू रो जे डाल दिया, ठीक है, उसके बाद आई इक्वल टू भी आर डाल दिया। तो फिर आपके दिमाग में ये तो होता है कि हाँ यार भी इक्वल टू आई आर होता है, तो फिर आपको क्या लगता है कि थोड़ा बहुत मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, इससे आप सही करके आ जाओगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, आप अपना दिमाग लगा के इसको लगा के आ जाओगे। बट एक्चुअली ये तो गलत है ना, गलत है तो है, अगर गलत है तो मत लगाओ, मतलब अगर गलत लग रहा है तो कभी भी एग्जाम में उसे मत लगाना। नॉर्मली होता ही यही है कि मतलब वो एक्चुअल अगर नहीं होगा गलत तो बेसिक बात है बोनस मार्क मिलने वाला है, यस या नो, स्पेशली जब निगेटिव मार्किंग हो। चलो पॉजिटिव मतलब लाइक निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बात की बात है, वैसे बता रहा हूं, ठीक है ना। खैर तो इज इक्वल टू रोज इस तरीके से, ठीक है, तो बी इक्वल टू आई। तो ये बेसिकली ये सारे क्या हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर ओम्स लॉ। अभी बहुत हैं ये जो आप पढ़ते हो ना, भी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, दैट इज ऑल्सो ओम्स लॉ। आई इक्वल टू सी डी बी बाई डी टी, दैट इज ऑल्सो ओम्स लॉ। बट वो बात अलग है कि हमें सिर्फ एक पता होता है कि भी इक्वल टू आई आर, ठीक है। खैर यहां पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, तो आर की। तो आर का फॉर्मूला बोलो जरा, अभी क्या था, रो एल अपॉन ए। क्या मतलब है इसका, अगर एक कंडक्टर है, अगर एक कंडक्टर है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए, और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है एल, और इस कंडक्टर का जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी है रो, तो बेसिकली इस पूरे मटेरियल का जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा दैट इज व्हाट रो एल अपॉन ए, ठीक है ना, दैट इज व्हाट रो एल अपॉन ए। अब यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा कि ठीक है 5 मीटर रेजिस्टेंस का वायर 10 ओम था, तो बताओ 10 मीटर का कितना होगा। आ रही बात समझ में, लेंथ चेंज करके आपसे रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करके आपसे रेजिस्टेंस पूछ लेंगे। ऑब्वियस सी बात है वो क्या चेंज नहीं कर सकते, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज कांस्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ मटेरियल। मतलब रेजिस्टिविटी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि वो क्या ना चेंज कर दें, मटेरियल। समझ में आ रहा है क्या, तो जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे तब तक उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो यहां पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इसमें से कौन सा पैरामीटर चेंज करें तो उससे रेजिस्टेंस क्या होगा, यही हमारा अगला टॉपिक है।